नेपाल में कौन सी जाति रहती है बताओ? अभी नेपाल में रहते हैं गोरखा। और गोरखा हमेशा से ही अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। थापा आप बोलते होंगे। तो यहाँ पर क्या था, नेपाल में भी स्थितियां ऐसी थी, ये अविजित रहा इस समय तक, कोई इसको जीत नहीं पाया। जैसे इसके लिए अगर मैं कहूँ, भारत की तरफ से प्रयास पहला मीर कासिम के द्वारा किया गया था 1760 में। वह चाहता था नेपाल को जीतना। ठीक है, नेपाल को कौन जीतना चाहता था? 1760 में मीर कासिम। फिर बाद में बहुत सारे अंग्रेज जो आपका सेना नायक थे उन्होंने भी सोचा, लेकिन यहाँ पर जो जलवायु दुर्गम थी, छोटे छोटे पहाड़ी किले हुआ करते थे यहाँ पर, तो ये इसको मतलब सफल नहीं हो पाए। जैसे 1802 में एक गया था आपका कैप्टन नॉक्स अंग्रेजों की तरफ से। कैप्टन नॉक्स, नेपालियों ने उसको मार पीट करके भगाया। लेकिन एक समय आया 1814 का, तो यहाँ पर खुद नेपाल में ही दो जिले पड़ते थे इनके, बुटवाल और सरोज। तो बुटवाल और सरोज को लेकर के संघर्ष छिड़ गया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने, जो बहुत सारे इनके अधिकारी कामयाब नहीं हुए थे यहाँ पर, इन्होंने वहां पर आपका जो उन दो जिलों के बीच में संघर्ष हुआ उसमें जाकर के एक्टिव हो गए। अब एक्टिव हो गए तो पहले तो इन्होंने बहुत बुरी मार खाई वहां पर अंग्रेजी सेना ने। कहते हैं नेपाल युद्ध में अंग्रेजों को बहुत हानि हुई थी पैसे की, लेकिन उन्होंने बाद में उसको रिकवर कर लिया। कैसे? तो जब वहाँ दो जिलों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो अंग्रेज जाकर के एक्टिव हो गए और वहाँ के राजा को इन्होंने हरा दिया और अल्मोड़ा आदि इन सब जगह पर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर एक संधि हुई थी, याद रख लेना। आंगल नेपाल युद्ध में क्या हुआ था? 1815 में 28 नवंबर, अपने जन्मदिन के 4 दिन बाद में, 28 नवंबर 1815 को हुई थी सिंगोली की संधि। आपको याद है ये जो बैच चल रहा है ये हमने किस दिन अनाउंस किया था? 24 नवंबर, याद है? अपने जन्मदिन पर हमने आपको तोहफा दिया था। अपने जन्मदिन पर हमने आपको किताब नहीं बेची थी। अपने जन्मदिन में हमने आपको कोर्स नहीं बेचा था। अपने जन्मदिन पर हमने आपको तोहफा दिया था, जैसा हम बोलते आ रहे थे आपसे पिछले वर्ष से पहले से, कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। और उसके बाद में हमने तोहफा कहा तो हमने सिर्फ जीएस का था, लेकिन फिर हमने आपसे कहा कि कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ भी, रीजनिंग भी। तो 28 नवंबर 1815 को जो सिंगोली की संधि हुई, तो सिंगोली की संधि हुई, और मैं तो अभी मैंने मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है। यूट्यूब पर मैं जब लोगों के स्टेटमेंट्स देखता, जो स्टेटमेंट है वो सुनता हूँ, देखता हूँ, लोग कैसे स्टूडेंट्स के सामने मुंह पे झूठ बोल सकते हैं और कैसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को महसूस भी होता होगा कि यार ये कहते ही क्या है। और किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं, आप जानते होंगे, बस मेरा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे बेचैनी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, वाई। तो क्या बोलेंगे, सिंगोली की संधि साइन हुई, लेकिन नेपाल के राजा, जब उसका जो भाई आया उसने कहा मेरे भाई को तुमने हराया था, मुझको नहीं हराया, तो उसके भाई ने आकर के सिंगोली की संधि को मानने से मना कर दिया था। और फिर अंग्रेज सरकार ने वापस 1816 में यहाँ पे कार्रवाई की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और 1816 में इसको रिवाइव किया। पुनः ये कब हुई थी संधि? फिर से पुनः संधि हुई थी 1816 में। 1816 में इस तरह से ये नेपाल पर कब्जा पा पाए थे। और भविष्य में मैंने क्या कहा था कि भविष्य में अंग्रेज सरकार ने अपने घाटे को पूरा कर लिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार को अपने युद्धों के लिए, आगे के संघर्ष के लिए निरंतर ही गोरखा सैनिक मिलते रहे। और ये अंग्रेजों के एक दोस्त हो गए, काठमांडू में जाकर के एक रेजिडेंट भी रहने लगा, जिसने वहाँ की चीज़ों में आपका क्या बोलेंगे पार्टिसिपेशन शुरू किया था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने नेपाल से भी अच्छे संबंध बना लिए थे और वहाँ से सैनिक प्राप्त करते थे, और जिसका भारत में संघर्ष के लिए वो बहुत इस्तेमाल करते थे। उस गोरखा जाति का उन्होंने खूब फायदा उठाया। ठीक है, तो ये सिंगोली की संधि किस किस के समय पर हुई? तो मार्बिल हेस्टिंग्स के समय पर हुई। मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के समय पर क्या हुआ? इसी के समय पर पिंडारियों का दमन हुआ, सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, पिंडारियों का दमन। एक मूवी आई थी सलमान खान की, आपने देखा हो तो, 1817 से 18। ठीक है, देखी थी पिंडारी, उसमें पिंडारी का कैरेक्टर दिखाया गया। तो पिंडारी का जो कैरेक्टर था, तो पिंडारी क्या थे? पिंडारी मतलब मिड इंडिया में रहते थे, मध्य भारत में। और पिंडारी कोई ऐसा मतलब संगठित समूह नहीं था, जगह जगह थे, लूटपाट करते थे। कभी अंग्रेजों को लूट लिया, कभी आपका किसी अन्य व्यक्ति को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया। तो अंग्रेजों के साथ इन्होंने खूब लूटपाट की।
उनकी आपका छावनियों में पहुंच जाते थे एकदम से। 15 से 20 फीट का भाला रहता था इनके पास, भाले भाले भाले। अंग्रेज भी भाग जाते थे इनको देख करके। बड़ा खौफ था पिंडारियों का। तो ये जब आपका मार्बल हेस्टिंग्स आया, इसको बड़ी चिंता थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको आदेश मिले कि पिंडारी जो सिरदर्द बने हुए हैं मध्य भारत में, इनको निपटाया जाए। तो इसने दो कैटेगरी बनाई और बड़ी सेना ली, 1,13,000 की सेना, और 300 तोप लेकर के पिंडारियों का दमन करने निकले। उत्तर की तरफ से तो खुद हेस्टिंग्स गया और दक्षिण की तरफ से एक अंग्रेज अधिकारी था हिस्लोप, वो गया। तो ये दोनों अधिकारियों ने जाकर के एक ऐसा घेरा बनाया कि भैया ये पिंडारी बाहर निकल ही ना पाए, और इस तरह से आइए दोनों तरफ से, और पिंडारियों का अंत हो गया। और इन वर्षों के बाद में कभी भी पिंडारियों का नाम सुनने मिला, और कहा लोगों ने कि पिंडारियों को भूल गए हैं, पिंडारियों का दमन हुआ। ठीक है, एक यहां पर याद रख लेना, 1822। आपको याद है महालवाड़ी प्रथा किसके समय पर शुरू हुई है? तो 1822 में महाल यानी कि किसानों के लिए 1822 में एक आया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। कौन सी व्यवस्था आई थी कृषि की, बताएं भैया? अधिनियम आया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, अधिनियम आया। देखना, इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, आपको मैंने बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था में उसने किसानों को सीधे जमीन का मालिक बनाया, लेकिन साहूकारी व्यवस्था ने जन्म ले लिया। और साहूकारी व्यवस्था के जन्म लेने के बाद में क्या हुआ था, माहलवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। तो अब किसानों के अंदर चिंता थी कि भाई हमारी जमीनों को ये हड़प रहे हैं। तो बंगाल में ये काश्तकारी अधिनियम इसी बात के लिए आया था, बंगाल टीनेंसी एक्ट इसको है, ताकि रैयतों के जो अधिकार है यानी किसानों के जो अधिकार है उनको सुरक्षित रख लिया जाए, और आपकी जमीन नहीं ली जाएगी, ऐसा वादा किया यदि तुम समय पर टैक्स दो तो बात तो यही थी कि समय पर जब टैक्स ना बन पाए तो उसमें छूट कौन देगा। लेकिन अंग्रेज सरकार के अंदर किसी प्रकार की कोई दया नहीं थी, सिर्फ उनके अंदर था इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। तो बंगाली काश्तकारी अधिनियम किसके समय आया? इसी के समय पर आया था, याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? इसके बाद में आया मार्विल हेस्टिंग्स के बाद में आपका एम हर्स्ट, उसको और नोट करना, ये लास्ट रहे। एम हर्स्ट, एम हर्स्ट, ये रहा आपका हेस्टिंग्स 23 तक, और ये रहा 1823 से 28 तक, एम हर्स्ट। इसके समय की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं? इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना को आप लिखना, और वो महत्वपूर्ण घटना है आपका, इसके समय पर हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आज मुझे बताएं, इस बर्मा को किस नाम से आप जानते हैं? पहले तो ये भारत का ही राज्य था, और 1935 के अधिनियम में मैंने आपको बताया 1935 एक्ट से जो आज का बर्मा है वो भारत से अलग हो गया 1937 में। एक्ट 1935, सेपरेशन कब हुआ है? 1937 में। और आज हम इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत का ये एक हिस्सा हुआ करता था। तो बर्मा में क्या था आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इसको बोलेंगे 1824 से 26 तक ये चला। तो किसके समय पर हो गया ये? एमहर्स्ट के समय पर। अब ये युद्ध क्या था तो समझिए, क्योंकि देखो जो म्यांमार का राजा था, यानी कि जो बर्मा का राजा था उस समय, तो उसको बर्मा ही कहेंगे। बर्मा का राजा भी अपने क्षेत्र को बढ़ाता था, तो उसने अराकान जैसे क्षेत्र को जीत लिया। उसने मणिपुर और असम जैसे क्षेत्रों पर, आप नक्शे में देख सकते हैं ना दोस्त अपने में, म्यांमार कहाँ है, तो उसके पास में ही असम और मणिपुर भी है। तो इसने क्या किया, असम और मणिपुर को भी जीत लिया। तो इसने पहले तो आपका 1813 में आपका जीता मणिपुर को, फिर 1821 में असम को जीत लिया। अंग्रेज सरकार देख रही थी कि ये जो आपका मतलब ये जो आपका बर्मी शासक हैं ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। अब अंग्रेजों को कैसे रास आ सकता था ये? ठीक है, इसी समय पर ये आपका पहुंच गए कहाँ तक, कासिम बाजार तक भी। कासिम बाजार तक भी इनका जो है कंट्रोल होने लगा। तो अंग्रेजों को ये बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाया, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या बोलेंगे, कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई करने के बाद में यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। क्या हुई इसमें? आंग्ल ये जीते, अंग्रेज इसमें जीते, अंग्रेज इसमें जीते। और क्या किया इन्होंने, अंग्रेज जब जीते तो यहाँ पर एक संधि हुई 1826 में, का नाम है यांडबू की संधि, यांडबू संधि। और यांडबू संधि के द्वारा क्या किया इन्होंने, यांडबू संधि के द्वारा इन्होंने किया ये कि आपका जितना भी जो मणिपुर राज्य था उसको तो इन्होंने स्वतंत्र कर दिया, असम को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, असम क्षेत्र को, और साथ में इन पर आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया, और साथ में ये कहा कि हम व्यापार करेंगे।
तो जो म्यांमार का दक्षिण तट है उसी समय पर अंग्रेज वहां जाकर के बस करके अपना व्यापार करने लगे। बर्मी शासकों ने देखा यार अब तो हम हार गए हैं, अब तो ये परमिशन देनी पड़ेगी, तो उन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन क्या हुआ कि जो उनके साउथ में जो व्यापारी बस गए थे अंग्रेज, जब वो धीरे धीरे वहाँ पर व्यापार करने लगे तो एक समय ऐसा आया कि इन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को वहाँ से निकलने के आदेश दे दिए और उनको बंधक बना लिया। उसी की वजह से दूसरा आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। इनको यहीं एक जगह ही लिख लेना कहीं किनारे पर, ठीक है ना, वर्ष लिख लेना। द्वितीय आंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? आंगल बर्मा युद्ध, क्योंकि इनके समय पूछे जाते हैं। पहले के समय तो कौन है? एमहर्स्ट है। और दूसरा आंगल बर्मा युद्ध जो हुआ 1852 में, ठीक है, यहाँ पे व्यापारियों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। और दूसरा आंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था यही पूछा जाएगा। तीसरा आंगल बर्मा युद्ध दूसरे के समय 1800 यहाँ पे था आपका डलहौजी, ये भी लिख लेना, ये डलहौजी के समय में हुआ, डलहौजी के समय। और तीसरा आंगल बर्मा युद्ध जो हुआ था आपका, वो हुआ था 1885-86 में। इस समय पर था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो डफरिन, क्या बोलेंगे? डफरिन। ये कहीं किनारे पर लिख ले, ठीक है। ये इसके समय की घटनाएं नहीं है, इतना तो आप समझदार हैं ही ना, क्योंकि ये अलग घटनाएं हैं। तो डलहौजी के समय पर भी, चाहे आप, जब हम डलहौजी को पढ़ें तो ये लिख लेना आप। और अगली जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास हमारी होगी बेंटिक से डलहौजी। ऐसा हो सकता है साथ ही आपको थंबनेल एक से देखने को मिले बंगाल के गवर्नर, लेकिन टॉपिक हमारे सारे अलग हैं। ओके, ये हमको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। अगर इन घटनाओं पर आप ध्यान देते रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में आप अपना हिस्ट्री के प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे और आपकी एक समझ भी धीरे धीरे। तो पढ़ते चले और बढ़ते चले और अपना ख्याल रखते हुए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ख्याल रखिए। ओह सॉरी, क्वेश्चंस तो रह ही गए। मैंने कहा था ना क्वेश्चन कल करेंगे, रियली सॉरी, क्वेश्चन तो रह ही गए भैया। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन। के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा बोलेंगे जी? तो भैया 1833 के एक्ट से। कौन बनेगा? ये हमने आपको बताया, ये बेंटिक बनता है। फटाफट से बताना, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक मदरसा स्थापित किया था। मदरसा कहाँ बना था? कलकत्ता में। 1769 में बंगाल के अकाल किसके कारण बदतर हो गया था? तो मैंने कहा चेचक महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई, आपको याद हो तो। चेचक महामारी सीएस में पूछा गया अभी। पेशेंट आप ऐसे जनरली पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आनंद मठ मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी, बंगाली भाषा की किताब। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह पर आधारित आनंद मठ उपन्यास को लिखा है? CHSL 2024 सन्यासी विद्रोह। किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? विलियम जोन्स। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? रिचर्डसन, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी और क्लीमेंट एटली। और साथ ही जब आएगा ना आपका भारत का, जब हम पढ़ेंगे समाज सुधार भारत में कैसे हुआ, प्राचीन घटनाओं पर भी हम जिक्र करेंगे। और उम्मीद करूंगा आप उससे कनेक्ट करके आप भी भविष्य में एक समाज सुधारक होने का काम करेंगे और इस भारतीय समाज को सुधारने का काम आप करेंगे, यही मुझे आपसे उम्मीद। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? हेस्टिंग्स। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए एक मदरसा की स्थापना कहाँ पे की? तो मदरसा खुला था आपका कलकत्ता में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, भारत में कब आया? जीडी में देखो कितना टफ क्वेश्चन। तुम कहते हो जीडी में नहीं पूछा था, मैं तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन। 43 में आया था, 1743। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? क्लाइव ने। खत्म किसने किया उसको? हेस्टिंग्स। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? यूपीएससी का क्वेश्चन। केंद्र भाई यूपीएससी का तो थोड़ी लैंग्वेज बदल जाएगी। डायरकी सिद्धांत। केंद्रीय विधानसभा नहीं भैया। दो सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार नहीं। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में एक दिल्ली में नहीं। प्रांतों को प्रत्याजुत विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन करना। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन टू कैटेगरीज। आपको याद है ना, एक तो था आपका दीवानी और एक था निजामत। एक दीवानी और एक निजाम। 69-70 में बंगाल का काल किसके कारण बदतर हो गया था? किसकी वजह से? चेचक महामारी। 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी? सॉरी, पिछला क्वेश्चन था हमारा, दोनों क्वेश्चन अलग आंसर आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी,
हमने गलत आंसर फिर से पढ़ा। बंगाल का काल किसके कारण